हाय बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? ठीक हो सब? अच्छा बेटा, बेटा हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें हमारी जो प्रॉब्लम है वो 19.6, ठीक है, बुक की 19.6 प्रॉब्लम है। जो मैं करा रहा हूँ वो आप फॉलो करो। बाकी जो मैं कुछ होमवर्क दूंगा, कुछ आपने क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है बेटा। अच्छा, तो बेटा अब ये प्रॉब्लम नंबर 19.6 जो है ये किस हवाले से, इसका टॉपिक क्या है हमारे पास? इसका टॉपिक है हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, या फिर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, या फिर क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस या फिर क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन, ठीक है। क्यू वैल्यू को हम पहले भी देख चुके हैं, बाइंडिंग एनर्जी को भी हम देखते हैं, ठीक है। तो देखो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है इसको समझना। जब कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, ठीक है, तो जो टोटल मास रिएक्टेंट में होता है, ठीक है, वो एज इट इज उतना मास प्रोडक्ट में नहीं बचता, कुछ मास कम हो जाता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाता है। ऐसा क्यों होता है? जब कोई दो न्यूक्लियाई कंबाइंड होते हैं तो कोई नया न्यूक्लियाई बनाते हैं, ठीक है। ऐसी सूरत में वो जो दो कंबाइंड होने वाले न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है, जब वो दोनों कंबाइंड होते हैं तो कंबाइंड होने का मतलब है जुड़ जाना, जुड़ने का मतलब है उनको एक बाइंडिंग एनर्जी चाहिए। वो बाइंडिंग एनर्जी कहाँ से आती है कि जब वो जुड़ जाते हैं तो उनका जो जुड़ने से पहले टोटल मास होता है, जुड़ने के बाद का जो टोटल मास है उससे वो ज्यादा होता है, यानी रिएक्टेंट के मुकाबले में प्रोडक्ट का मास कम हो जाता है। अब जितना मास कम हुआ उसके इक्विवेलेंट एनर्जी जो है उसी को बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, ठीक है। या फिर अगर एक न्यूक्लियस टूट जाए, जैसे डीके करता है, तो टूटने से पहले उसका जितना मास था और टूटने के बाद जो जो भी हमारा प्रोडक्ट बना, ठीक है, जैसे मैंने लास्ट न्यूमेरिकल में अल्फा डी का बताया था, तो उसमें भी यही होता है कि मास का डिफरेंस आता है, मास डिफेक्ट आता है। वो मास डिफेक्ट इक्विवेलेंट टू एनर्जी कैसे मिलता है कि अगर वो मास किलोग्राम में हो तो लाइट की स्पीड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर वो एटॉमिक मास यूनिट में हो तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैंने कल के सवाल में बताया था, ठीक है। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ जो सवाल है बेटा, ये जो 19.6 है ये आपका पास्ट ईयर में काफ़ी बार आया है। आप जहाँ देखोगे आपको यही सवाल मिलेगा, तो आपको इससे अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। मैं वही सवाल यहाँ करा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ कह रहे हैं देखो, फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ टेरलियम। टेरलियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इसकी बाइंडिंग एनर्जी मालूम करनी है। अब यहाँ जब आपसे किसी एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी पूछी जाएगी तो इसका मतलब ये है, आपने इसको ऐसे सॉल्व करना है कि ये एलिमेंट, इस एलिमेंट को प्रोडक्ट में लेना है, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी मालूम करनी है उसको आपने प्रोडक्ट में लेना है। तो यकीनन आपने इसके जो रिएक्टेंट्स हैं वो क्या लेने होंगे, वो वाले न्यूक्लियस लेने होंगे जिनसे जुड़ के ये बना। अब आपको पता है न्यूक्लियस किन से जुड़ के बनता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो अब हमने रिएक्टेंट में लेना होगा न्यूट्रॉन्स को और प्रोटॉन्स को, उनको प्लस करना होगा तो उनके नतीजे में टेरलियम बनेगा, ठीक है। अब देखो, टेरलियम जो होता है इसका मास नंबर होता है 126 और प्रोटॉन नंबर कितना है 52। इसका मतलब इसमें कितने प्रोटॉन है 52। न्यूट्रॉन कितने 126 में से 52 को माइनस कर दो। मैंने यहाँ पे ये वाला काम किया हुआ है, इधर आप देख लें। ए का मतलब है मास नंबर 126, जेड का मतलब है प्रोटॉन की तादाद जो कितनी है 52। तो बेटा ए में से जेड माइनस कर दो, न्यूट्रॉन मिल जाएगा, कितना बचा 74, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है हमारे पास ये चीज़ मैंने यहाँ कर दी, इसलिए मैंने पहले बता दी, ठीक है। देखो अब आगे कह रहे हैं आपको बाइंडिंग एनर्जी मालूम करनी है। अब आपको गिवन क्या क्या है, देखो आपको सारे मासेस गिवन होंगे एटॉमिक मास यूनिट में, उस एलिमेंट का भी जिसकी बाइंडिंग एनर्जी मालूम करनी है, और प्लस आपको न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास बताया जाएगा, जो कि किसमें होगा एटॉमिक मास यूनिट में, ठीक है। अच्छा, तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना है भाई 1.0078 एटॉमिक मास यूनिट। मास ऑफ न्यूट्रॉन गिवन है 1.0086 एटॉमिक मास यूनिट। मास ऑफ टेरलियम भी गिवन है 125.90334, ठीक है। और आगे बता दिया कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल्स टू 931। अच्छा, यहाँ एक करेक्शन कर लो, कहीं 931 लिया गया है, कहीं 931.5 लिया गया है, कोई मसला नहीं है। पिछले वाले सवाल को 931 से किया था, लेकिन बुक में ये जो उन्होंने किया हुआ है इन्होंने 931.5 से किया हुआ है, तो नो इशू। अगर हम इसको चाहें तो 931.5
5 ले सकते हैं, ठीक है। अब बाइंडिंग एनर्जी निकालनी, ठीक है, डेटा बना दिया। अच्छा डेटा में मैंने यहाँ क्या लिखा है, डेटा हमने यहाँ लिखा है बाइंडिंग एनर्जी हमें मालूम करनी है, ठीक है। अच्छा ये तो सिर्फ बुक के सवाल का हिस्सा है। अब आप अगर 10 ईयर का सर्वे करोगे ना बेटा, तो उसमें आपसे एक चीज और पूछी है, उन्होंने ये भी पूछा है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी, ये रही बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। न्यूक्लियन का मतलब है, न्यूक्लियन का मतलब है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन यानी मास नंबर। तो बेटा ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसको बाइंडिंग, बी फॉर बाइंडिंग, बाइंडिंग फ्रैक्शन भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बाइंडिंग फ्रैक्शन। ये आपसे पास्ट ईयर में पूछा है, तो ये भी मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, ये बुक का हिस्सा नहीं था। अच्छा सॉल्यूशन में आते हैं इसके, ठीक है। सॉल्यूशन में हमारे पास बेटा देखो, आपको पता है बाइंडिंग एनर्जी निकालने के दो तरीके हैं, या तो डेल एम सी स्क्वायर, या फिर जो डेल एम का मास उसको मल्टीप्लाई कर दो 931 से या 931.5 से। अगेन करेक्शन कर लेते हैं, या 931.5 लेना, ठीक है। अच्छा मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, या तो आप ये इस्तेमाल करोगे या तो ये इस्तेमाल करोगे, जो भी इस्तेमाल करोगे उसको मैंने 1 बोल दिया, ठीक है। अच्छा ये वाली कब इस्तेमाल करोगे, जब डेल एम जो है वो किस में होगा, एटॉमिक मास यूनिट में। और ये वाली कब इस्तेमाल करोगे, जब जो है वो ये किस में होगा, केजी, ठीक है। अच्छा अब यहां से हम आगे